7 जून 2022 को लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी से पुलिस को एक मर्डर की सूचना मिलती है। सूचना देने वाला उस महिला का भाई होता है जिसकी हत्या हो चुकी है। हालांकि इस मर्डर में एक बेहद ही अजीब बात थी और वो ये थी कि हत्या 5 जून की रात को ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को 7 जून को मिली। आखिर 2 दिन तक उस लाश के साथ क्या किया गया? हत्या करने वाला कौन था? हत्या करने की वजह क्या थी? जब इसकी जांच शुरू की गई तो रिश्तों की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के यमुनापुरम कॉलोनी में रहने वाले एक सैन्य अफसर के परिवार की है। इस परिवार में सैन्य अफसर नवीन, उनकी पत्नी साधना और दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र अभी 10 साल है। लोगों के लिए ये परिवार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इस परिवार के भीतर ही रिश्तों में उथल पुथल मची हुई थी। और एक दिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज पूरे लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थी। इस घटना के 6 महीने पहले तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था। उन दिनों सैन्य अफसर नवीन की पोस्टिंग भी राजस्थान में थी और इसी दरमियान नवीन ने अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने के लिए राजस्थान बुलाया। इन्हीं छुट्टियों के दौरान नवीन ने अपने 16 साल के बेटे को बंदूक चलाना भी सिखाया था। खैर, छुट्टियां खत्म हुई और नवीन का परिवार फिर से लखनऊ आ गया और अब नवीन का भी ट्रांसफर आसनसोल में हो चुका था और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल नवीन ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया था और इसी सिलसिले में कई लोगों का घर पर आना जाना लगा रहता था और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है 2 नए किरदारों की, जिनमें पहला किरदार है विवेक, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है, और दूसरा किरदार है आकाश, जो कि एक बिल्डर है। दोनों का ही सैन्य अफसर नवीन के घर पर आने जाने के दौरान उसकी पत्नी साधना से बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे इस बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अब आमने सामने होने वाली बात फोन पर होने लगी, जिसकी खबर साधना के 16 साल के बेटे विवान को लग चुकी थी। साधना का यूं अनजान आदमियों से बातें करना, उनकी तरफ नजदीकियां बढ़ाना साधना के बेटे को जरा भी पसंद नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ को इन दोनों से दूर रहने की कहा करता था, लेकिन साधना अपने बेटे को कभी डांट कर तो कभी मार कर चुप करवा देती और तो और उसका फोन भी छीन लेती। जब बेटा फोन छीनने की ये बात अपने पिता को बताता तो साधना अपने पति से ये कहती कि ये दिन भर फोन में पबजी खेलता है, इसीलिए उसे अपने बेटे का फोन छीनना पड़ता है। साधना अभी तक उन लोगों से सिर्फ फोन पर बात करती थी, लेकिन एक दिन तो साधना ने बिल्डर आकाश को डिनर पर घर बुला लिया। ये देख विवान को काफी गुस्सा आया और उसने आकाश को घर से जाने को बोल दिया। विवान की इस हरकत पर साधना को बहुत गुस्सा आया। साधना ने उस रात अपने बेटे को खूब पीटा और तो और उसे खाना भी नहीं दिया। यहाँ से 16 साल के उस लड़के के मन में अपनी माँ के प्रति नफरत की शुरुआत हो चुकी थी। माँ बेटे के बीच अब बातचीत बंद हो चुकी थी। विवान साधना से बात करना पसंद नहीं करता था। जब भी विवान अपने पिता से अपनी माँ की शिकायत करता तो साधना हमेशा पबजी का बहाना बना देती। इसी बीच एक दिन साधना अपने दोनों बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर 2 दिन घूमने चली गई। विवान को मन ही मन पता था कि उसकी माँ साधना उन्हीं आदमियों के साथ घूमने गई है। अब अपनी माँ की करतूतों के बारे में विवान अपने पिता को बताना चाहता था, लेकिन पिता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए अब विवान ने अपनी माँ के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी
और इन रिकॉर्डिंग को अपने पिता नवीन को भेज दिए, जिसके बाद नवीन और साधना में झगड़ा होना शुरू हो गया। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें जानकर नवीन अपनी पत्नी से कटा-कटा रहने लगा और अपने बेटे से हमेशा घर में चल रही गतिविधियों की जानकारी लेता रहा। साधना की हरकतों के बारे में जब नवीन को पता चला तो वे बेखौफ होकर उन आदमियों से बातें करने लगी। अब उसे किसी का डर नहीं था और अपने बेटे विवान को छोटी छोटी बातों पर पीटने लगी। ये सब विवान फोन के जरिए अपने पिता नवीन को बताया करता था। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना साधना ने कभी नहीं की होगी। दरअसल 5 जून 2022 की शाम 4 बजे साधना ने अपने बेटे विवान पर 10,000 चोरी करने का इल्जाम लगाया और उसे खूब पीटा, जिसके बाद रोते हुए विवान ने अपने पिता को फोन किया। इस बात पर पिता ने अपने बेटे से ये कहा कि अगर मैं वहां होता तो तेरी माँ को गोली मार देता। इस बात पर विवान अपने पिता से ये पूछता है कि माँ की हत्या मैं कर दूं। इस पर पिता का जवाब बेहद ही चौंकाने वाला था। पिता अपने बेटे से ये कहता है कि तुम्हारे मन में जो हो तुम वो करो। जिसके बाद रात 10 बजे विवान अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहां माँ अपनी 10 साल की बेटे के साथ सोई थी। अंदर जाते ही विवान अपनी माँ की कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली चला देता है। लेकिन अभी साधना मरी नहीं थी, उसकी सांसें अभी चल रही थी और वो तड़प रही थी। इसके कुछ देर बाद विवान अपनी बहन को दूसरे कमरे में ले जाकर सुला देता है और रात भर अपनी माँ की सांसें चेक करता है। जब सुबह 4 बजे साधना दम तोड़ देती है तो विवान अपनी बहन के पास जाकर सो जाता है। अब 6 जून आ चुका था। विवान बिना किसी डर और बिना घबराहट के उठता है और सुबह सुबह घर पर ताला लगाकर क्रिकेट खेलने निकल जाता है। दिन के 2 बजे विवान वापस अपने घर आता है। घर आते वक्त पड़ोस की एक आंटी विवान से साधना के बारे में पूछती है, जिस पर विवान उस आंटी को ये कहता है कि उसकी माँ उसकी बहन को लेकर दादी के पास गई है। ये सुनकर वो महिला विवान को खाना डालकर देती है। ये खाना विवान अपनी बहन को खिलाता है। 6 जून की रात हो चुकी थी। वक्त करीब 7 बजे का रहा होगा। विवान अपने 3 दोस्तों को घर पर ये कहकर बुलाता है कि उसके घर पर कोई नहीं है। आज रात भर वो साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। विवान के दोस्त भी उसके बुलाने पर विवान के घर चले जाते हैं। तीनों रात 10 बजे तक फिल्म देखते हैं। इसके बाद विवान अपनी माँ की हत्या की कहानी अपने दोस्तों को बताता है। साथ ही वो अपने दोस्तों से ये कहता है कि अगर लाश को ठिकाने लगाने में वो उसकी मदद करे तो वो तीनों को 5-5 हजार रुपए देगा। लेकिन विवान के तीनों दोस्त इस बात के लिए इनकार कर देते हैं, जिस पर विवान अपने दोस्तों को यह कहकर घर से भगा देता है कि अगर किसी को भी इस हत्या की बात बताए तो उन्हें भी वो गोली मार देगा। 6 जून की रात भी अब गुजर चुकी थी। दिन था 7 जून का और सुबह के साथ घर के चारों तरफ बदबू फैलना शुरू हो चुकी थी। विवान ने दिन के 1 बजे तक रूम फ्रेशनर से इस बदबू को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब बदबू लगातार बढ़ने लगी तो विवान ने अपने पिता नवीन को फोन किया और ये कहा कि उसने माँ की हत्या कर दी है। दोनों बाप बेटे में इस वक्त करीब 30 मिनट तक बात हुई। ये बात आज भी राज है कि आखिर ऐसे वक्त पर नवीन ने अपने बेटे से 30 मिनट तक क्या बात की होगी। खैर, इसके बाद नवीन ने बेटे को वीडियो कॉल करने को कहा। ये कॉल नवीन ने अपने एक अधिकारी को दिखाया था, जिसके बाद नवीन को जल्द से जल्द छुट्टी दी गई। बेटे के इस कॉल के बाद नवीन ने अपने साले यानी कि साधना के भाई को हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने विवान को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिसमें सबसे पहले बेटे ने पुलिस को ये कहकर गुमराह किया कि उसकी माँ उसे पबजी खेलने से रोकती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। करीब 48 घंटों तक इस केस को पबजी हत्याकांड का नाम दिया गया, लेकिन जब विवान से बाल सुधार गृह में लगातार पूछताछ की जा रही थी
तो उसने ये सारी कहानी बयां की। हालांकि उसकी बातें सुनकर पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि इस हत्या में उसके परिवार का कोई करीबी भी शामिल था, जिसने उसे गाइड किया और उसे ये भी पता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल की सजा होगी। विवान के पिता नवीन भी हत्या के बाद अपने बेटे की जमानत करवाने के लिए भाग दौड़ में लगे थे। सवाल ये भी है कि नवीन अपने बेटे की जमानत को लेकर इस तरह बेचैन क्यों था, जबकि विवान ने नवीन की पत्नी की हत्या की थी। हालांकि इस केस में विवान को सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया है, क्योंकि विवान नाबालिग है। भले ही इस हत्या में किसी और के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कत्ल को देखकर साफ जाहिर होता है कि विवान के साथ और भी लोग शामिल थे, क्योंकि 16 साल का लड़का ये सब अकेले नहीं कर सकता। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक